जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपना YouTube चैनल रेडियंट कॉम्पिटिटिव मैथ्स में। आपके पीछे आज फिर एक नया सूचना दिख रहा होगा जो आप लोग डेली देख रहे हैं, इससे अवगत भी है और इसके बारे में आप सभी को जानकारी भी है कि सुबह 6 से 7 टाइमिंग इसका 6 से 7 है। एक नया बैच 7 मई से स्टार्ट हो रहा है और सटले एक रीजनिंग का बैच 7 मई से जो लगातार 7 से 8 चलेगा। यानी कि एक बार आइए आप 6 से 7 मैथ पढ़िए और 7 से 8 रीडिंग पढ़िए और दोनों विषय को एक बार पढ़ करके आप स्वेच्छापूर्वक चले जाइए, ताकि आगामी एग्ज़ाम के लिए जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत बड़ा रोल दाखिल करेगा। तो 7 तारीख से दोनों बैच स्टार्ट है। सुबह में 6 से 7 मैथ का बैच है और 7 से 8 रीजनिंग का बैच है। आज के डेट में हम लोग कुछ नए क्वेश्चन लेकर के जुड़े हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, लेवल ठीक ठाक है। ये सवाल व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, एक बच्चा बहुत दिन से परेशान था, इसलिए मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन कर देता हूँ। अगर सोल्यूशन इसका हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। कहता है 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत n है। 35 को संख्या हमारे पास है, 1 से लेकर के 35 संख्या हमारे पास है और 35 संख्या का औसत कितना है, n है। तो आप लोग को पता होना चाहिए सर कि औसत कहाँ रहता है, बीच में। हमारे पास 35 संख्या है, 35 को इसका औसत कितना है, n कहाँ रहेगा, बीच में। तो सर 35 संख्या में से एक संख्या तो बीच में हो गया, तो 17 संख्या इसके पीछे होगा और 17 संख्या इसके आगे होगा। और सवाल में बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या है सभी, तो सभी के सभी अगर प्राकृतिक संख्या है तो सब एक एक बढ़ा होगा और एक एक घटा होगा। आगे कहता है अगर पहली संख्या को निकाल दिया जाए, पहली 10 संख्या को निकाल दिया जाए और आगे 10 संख्या में शामिल कर लिया जाए तो औसत m हो जाता है। पहले हम एक कंडीशन को फॉलो करते हैं। औसत n है तो पिछला संख्या होगा n - 17 और अगला संख्या होगा n + 17। आप कहिएगा सर ये कैसे हुआ सर? तो भाई बीच में औसत n है, बीच में औसत n दिया हुआ है और इसके आगे 17 प्राकृतिक संख्या है तो एक एक बढ़ा होगा तो 17 बढ़ा होगा, और इसके पीछे 17 प्राकृतिक संख्या है तो एक एक घटा होगा तो 17 घटा होगा। तो हमने फर्स्ट वाला पता कर लिया, लास्ट वाला पता कर लिया और बीच वाला ही पता कर लिया। अब आगे चल के सवाल में बोलता है कि फिर से यही संख्या है टोटल, लेकिन अभी पीछे से 10 संख्या निकाल करके आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो पीछे से 10 संख्या निकालिएगा तो 7 को बचेगा, क्योंकि 10 को निकालिएगा तो 10 घट जाएगा तो n - 7 बचेगा। और आगे अगर 10 को हम शिफ्ट करेंगे तो n + 27 हो जाएगा ये, क्योंकि पहले से 17 था और 10 संख्या हम और शिफ्ट कर रहे हैं तो n + 27 हो जाता है। तो कहता है कि औसत m हो जाता है। अब ये औसत कितना हो जाएगा, m कितना होगा, m। अब जरा गौर कीजिएगा सर, अब औसत m हो जाता है। फिर कहता है m² - a² बराबर 600 है, तो 3m + 5n का मान बताइए। सवाल में दिया हुआ है कि m² - n² बराबर 600 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं m + n और m - n, क्योंकि a² - b² बराबर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है यहाँ तक। अब जरा गौर कीजिएगा सर, यहाँ पे औसत m कह रहा है और यहाँ पे औसत n कह रहा है। तो जरा हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे औसत m कह रहा है तो औसत बराबर होगा क्या? तो आप लोग बोलिएगा सर औसत बराबर होता है लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2। तो लास्ट में है सर n + 27 और फर्स्ट में दिया हुआ है n - 7 और बटा 2 और इसका औसत कितना दिया हुआ है, m। अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ से अगर आप लोग, तो यहाँ से आ जाएगा 2n + 20/2 बराबर कितना, m। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा n + 10 बराबर m। तो m को इधर ले लाएंगे अगर हम लोग, या तो n को उधर भेज देंगे तो m - n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो m - n बराबर 10 है, तो यहाँ रखेंगे अगर तो m + n × 10 बराबर 600। 600 तो ये कट जाएगा, तो m + n बराबर कितना आ जाएगा, 60। और m - n बराबर हम लोग कितना निकाले हैं वहाँ पे, 10। तो यहाँ से हम m और n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो कभी भी अगर दो संख्या का योग दिया हुआ रहे, दो संख्या का अंतर दिया हुआ रहे और दोनों संख्या अगर पूछे तो एक बार जोड़ के दूसरे भाग दिया जाता है और एक बार घटा करके दूसरे भाग दिया जाता है। तो सर m का मान 35 आ गया और n का मान कितना आ गया, 25। तो हमसे पूछा है कि 3m + 5n का औसत बताइए। तो m का मान हम लोग 35 लाए हैं, तो 35 दिया 105,
n का मान 25 लाए हैं तो 125/2। इसको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 230/2। अब 230 में 2 से भागा देंगे तो हमारा रियल आंसर कितना आएगा 115। 115 कहाँ दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई एग्जाम में 19 या 20 के एग्जाम में पूछा हुआ है। कहता है AB 13 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त का जीवा है। एक सर्किल हम लोग को सबसे पहले लेना पड़ेगा और सर्किल का जीवा है AB। सर्किल का जीवा कौन है, AB है, ठीक है। उस सर्किल का जीवा AB है, ये सर्किल है, ठीक, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। इस सर्किल का जीवा कौन है भाई, AB है। AB एक हमें जीवा खींचना पड़ेगा, एक जीवा हमें खींचना पड़ेगा। हमने मान लिया कि ये जीवा है, ठीक है। कलर चेंज काहे नहीं होते हो, चलिए एक जीवा है, सीधा है कि सीधा करना पड़ेगा, सीधा हम लोग को करना पड़ेगा। चलिए ये एक जीवा है, ठीक है। कहता है कि AB एक जीवा है, ये A है, ये B है। आगे बढ़िएगा, कहता है केंद्र O से AB से होकर AB को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। मान लिए कि सर्किल का केंद्र यहाँ O है और O से AB को होकर के AB को प्रतिच्छेद करता है, कौन बिंदु पर, C बिंदु पर। फिर कहता है इसका त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हम इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। और जो प्रतिच्छेद करता है OC की लंबाई, O है C है, OC की लंबाई कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि सेंटर से जीवा पर डाला गया कोई भी रेखा अगर वहां डालिएगा तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा, 12। तो ये 12 है सर, तो ये भी 12 हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे सर, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 12 आया है तो यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई कितना होगा, 12 होगा। तो हमसे सवाल में पूछा गया है कि AB की टोटल लंबाई बताइए, तो सर AB की लंबाई हो जाएगा 12 + 12, 12 दूनी 24। 24 कहाँ दिख रहा है भैया, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है निम्नलिखित पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए जो एक परिवार के मासिक व्यय को दर्शाता है। यदि हम महीने के दौरान खर्च की गई कुल राशि 45,000 है, एक महीना में टोटल 45,000 रुपया खर्च किया गया है। सर एक महीना में टोटल कितना खर्च किया गया है, 45,000 रुपया खर्च किया गया है। एक महीना में टोटल 45,000 रुपया खर्च किया गया है। हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना खर्च किया गया है। तो सर टोटल जोड़ने के लिए यहाँ खर्च किया गया है 1, यहाँ खर्च किया गया है 0.5, ठीक है, यहाँ खर्च किया गया है 3.5, यहाँ खर्च किया गया है 2.3, यहाँ खर्च किया गया है 2.5, यहाँ खर्च किया गया है 1.9 और यहाँ खर्च किया गया है 2 और यहाँ 1, 2 और 1 3 यहाँ खर्च किया गया है, ठीक है, 3। इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 9 × 5 = 14, 3 × 17, 17 और 10 27, 27 के साथ हाथ में 2। इसको जोड़ेंगे अगर हम लोग तो आ जाएगा, जानते हैं कितना, 3.0 इसको लिख सकते हैं, 3 3 6 2 8 2 10 1 11 11 और 2 13, यानी कि टोटल खर्चा आता है 13.7। और हमारे सवाल में टोटल खर्चा इतना दिया हुआ और हम लोग टोटल खर्चा निकाले हैं 13.7, तो टोटल का तुलना टोटल से हो जाएगा। आगे सवाल में पूछा गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है। तो भाई मेरे शिक्षा पर इतना रुपया खर्च किया है और स्वास्थ्य पर 2 रुपया खर्च किया है, तो ये दोनों मिला करके हमसे पूछा है, तो 2 और 2 4, यानी कि 4.5 से यहाँ गुना करना पड़ेगा। अब अगर गौर कीजिएगा आप, तो पॉइंट से 1 0 ऊपर जाएगा तो पॉइंट से 1 0 नीचे भी आएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा। सर अब हम लोग को गुना करना है, तो 45 का स्क्वायर होता है 5 × 5 = 25 और 5 × 20, इस पर हो गया 3 0। और में हम 137 से भाग लगाएंगे और 137 से भाग लगाने पर जो भी आंसर आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो मैं थोड़ा यहाँ से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा तो ये हो जाएगा 20 25 पर 1 2 3 0 भागा 137, 14,781 आ रहा है सर, 14,781। लेकिन भैया हमसे लमसम में आंसर पूछा गया है, तो 14,781 कहीं नहीं है, इसलिए लमसम में आंसर कितना होगा,
15,000 होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये सवाल और कोई दिक्कत नहीं था। कहता है त्रिभुज ABC के लिए AB और AC पर D और E इस प्रकार एक बिंदु है। अब हम लोग को एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा सबसे पहले। अब ट्रायंगल लीजिएगा सर, तो कहता है त्रिभुज ABC के लिए, ठीक है, ये त्रिभुज ABC है, ये A है, ये ABC, ये ABC में D और E दो बिंदु है। मान लिए कि D और E यहाँ दो बिंदु है, ये D है और ये कितना है, E है। पढ़िएगा आगे, AD बराबर 1/4 AB, AD बराबर 1/4 AB। तो हम AB को इधर अगर ले आते हैं तो AD बटा AB बराबर 1/4 होगा, यानी AD की लंबाई 1 होगी और AB की लंबाई कितना होगा, 4 होगा। आगे कहता है AE बराबर 1/4 AC, तो AC को हम इधर लाएंगे अगर, तो AE बटा AC बराबर 1/4 हो जाएगा। माने AE का मान 1 होगा तो AC का मान कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ से साफ सुथरा दिख रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE का, ठीक है, क्योंकि सर जिस रेशियो में ये दोनों भुजा विभाजित हो रही है वही रेशियो में ये दोनों भुजा विभाजित हो रही है, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी कितना होगा, 1 होगा। समरूप त्रिभुज का नियम है कि संगत भुजा समान अनुपात में विभाजित होती है। आगे बोला गया है कि BC का मान 12 है, हमन ही BC के मान कितना लाए हैं, 4। तो हमसे पूछा गया है सर कि DE का मान बताइए, तो DE का मान कितना है, 1, यानी कि 4 तिया 12, DE की लंबाई कितना हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर DE की लंबाई हो जाएगी। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि x² - 11x + 30, x² - 11x + 30 बराबर 0 है, तो मूलों का योग बताइए। तो सर आप लोग को पता होना चाहिए कि एक द्विघात समीकरण में फॉर्मूला होता है मूलों का योग बराबर -b/a होता है। तो सर यहाँ से a बराबर 1 होगा, b बराबर -11 होगा और c बराबर कितना होगा, 30। तो -b और b के मान -11 है और a का मान 1 है, तो +11/1 यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 11, जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर C के अंतर्गत में दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इसका खर्चा केवल 8% बढ़े। तो हम लोग को परसेंटेज के अंदर में एक फॉर्मूला पढ़ना है कि खर्चा बराबर कीमत गुना उपभोग। उपभोग का ही दूसरा नाम खपत भी कहा जाता है, समझ गए बात को। तो हम लोग से पूछा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो सर खपत निकालना है तो खर्चा में कीमत से भाग देना पड़ेगा। अगर हम खर्चा में कीमत से भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है, खपत निकल जाता है। तो सर सवाल में बोला गया है कि प्राइस का रेशियो में 20% की वृद्धि हुई है। पहले प्राइस 100 था, तब प्राइस कितना है, 120। और खर्च में 8% की वृद्धि हुई है। तो पहले खर्चा अगर 100 होगा तो अब खर्चा कितना होगा, 108। हमसे पूछा गया है खपत, और अभी हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला निकाले हैं कि खर्चा अगर निकालना है, खपत अगर निकालना है तो खर्चा में कीमत से भाग देना पड़ेगा। तो खर्चा में कीमत से भाग देंगे तो हो जाएगा 100/100 और ये हो जाएगा 108/120। तो सर 100 से 100 कट जाएगा, इसको काटिएगा अगर आप लोग तो 36 तिया 78 से और 40 तिया 20 से, और कट रहा है बाबू 9 चौके 36 और 10 चौके 40, यानी कि खर्चा का रेशियो आ गया 10:9। तो हमसे पूछा गया है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो कमी तो हुई है क्योंकि पहले खपत था 10 और आज खपत है 9, तो खपत में कम हुआ है। एक कम अधिक वाला को परसेंटेज के लिए 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10%, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहा तो आसानी से आप इस सवाल को कर पाइएगा। अगला, ट्रेन ए की गति बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। ए की गति बी से 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, इसका मतलब बी के चाल अगर 100 होगा तो ए के चाल x + 25 किलोमीटर पर घंटा होगा। कहता है बी द्वारा 250 किलोमीटर दूरी तय करने में, बी कितना दूरी तय किया है, 250, तो समय बराबर दूरी बटा चाल करने में जितना समय लगता है ए को 300 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो ए कौन चाल से तय करेगा, x + 25 के चाल से। 4 घंटा कम समय लगता है, यानी दोनों का अंतर कितना देरी का है, 4 घंटा का है। तो बताइए कि सर ए की गति क्या होगी, हमसे ए की चाल पूछा गया है। तो सर यहाँ से एक हम लोग गड़बड़ कर दिए है, छोटा सा गड़बड़ क्या किए हैं
कि यहाँ से हम लोग को दो तरीका अब लौक रहा है। पहला तरीका कि चाहे तो इसको आप बेसिक से हल कीजिए, क्योंकि सर हमने द्विघात समीकरण बना लिया है, और द्विघात समीकरण बना लिया है तो बेसिक से हल करेंगे तभी आंसर आएगा। यानी कि हम लोग को ए की गति पूछ रहा है, और अगर हम ए की चाल को 1 से मान लेते हैं तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सवाल में बोला गया है कि ए की गति बी से 25 किलोमीटर ज्यादा है, तो सर बी की गति ए से 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगा। ऐसा भी तो हम लोग लिख सकते हैं, बोलिए। अब कहता है बी द्वारा 250 किलोमीटर दूरी और ए द्वारा 300 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लगा है उसका अंतर कितना घंटा का है? 4 घंटा का है। तो हम लोग निकालेंगे सर कि ए इस दूरी को कितना समय में तय करेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। बी इस दूरी को कितना समय में तय करेगा, बी कितना तय करता है? 250। कितना समय में तय करेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, और यही दोनों का अंतर सवाल में दिया हुआ है कै घंटा का? 4 घंटा का। अब हम लोग यहां से लगा देंगे बाई ऑप्शन, और जिस ऑप्शन को रखने से 4 घंटा का अंतर आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। 65 से तो सर कोई एंगल से कटेगा नहीं, 50, 60, 55 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 55 में 11 है। 50 अगर हम रख के देखते हैं यहाँ पे, तो 50 रखेंगे बाबू, तो ये 50 छक्का 300, ये 6 बार में कट रहा है। लेकिन 50 अगर यहाँ रखेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 दहेंगे 250। देखिए तो 4 घंटा ज्यादा लग रहा है, और 4 घंटा ने हम लोग को लाना था। यानी कि आंसर कौन हो जाएगा भैया? 50 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि 50 रखने से हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाइड कर रहा है। 4 घंटा का अंतर होना चाहिए, और 4 घंटा का अंतर दोनों से आ रहा है। नेक्स्ट कहता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर √3 है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर √3 है। तो आप लोग ट्रिगो अगर पढ़े होंगे तो वहां पे बताया गया होगा कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/√3 हो जाता है। अब यहां से अगर देखा जाए तो सर इसको हम लोग काटेंगे, अगर तो ये कट जाएगा। टैन को नहीं काटेंगे। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर टैन तो प्लस माइनस कट रहा है सर, तो टैन को आप क्यों नहीं काट रहे हैं? टैन को इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि हम लोग से मान पूछा गया है टैन 3 थीटा का मान बताइए, तो टैन को रखना बहुत जरूरी है। तो यहां से आ जाएगा 2 टैन थीटा इक्वल टू √3 माइनस 1/√3 होगा। ऐसा कि नहीं होगा? तो 2 टैन थीटा बराबर √3 3 माइनस 1/√3। तो सर यहां से 2 अगर हम हटा दें तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3, क्योंकि 3 में से एक जगह तो 2 बचेगा। 2 को इधर भेज देंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा। यानी कि टैन थीटा का मान आ गया 1/√3, और 1/√3 टैन कितना का मान होता है? 30 डिग्री का। लेकिन हमसे पूछा गया टैन 3 थीटा का मान बताइए, तो सर थीटा के मान अगर यहाँ 30 रखते हैं तो टैन 90 हो जाता है। और आप लोग जानते हैं सर कि टैन 90 का मान अपरिभाषित होता है कि नहीं होता है? यानी कि आंसर कौन होगा भाई? ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। तो ये सब फार्मूला बेस्ड सवाल है। फार्मूला अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल नंबर सिस्टम के रेकरिंग में हम लोग को पढ़ना है। रेकरिंग का कुछ नियम आपको पता होना चाहिए। कहता है इसको भिन्न में बदलिए। तो रेकरिंग का नियम है सर कि जिस पर रेकरिंग रहता है उसका मान 9 होता है, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसका मान 0 होता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 654/990 माइनस 6, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस पर रेकरिंग नहीं होता है वो पूरे में से घटाया जाता है। लेकिन सर अब एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर 0,6 पर तो रेकरिंग नहीं है, तो आप यहाँ से 0,6 क्यों नहीं घटाए? तो लो भाई हम आप ही का बात मानते हैं, हम 0,6 भी घटा देते हैं। तो 0,6 अगर घटाएंगे इसमें से सर तो घटेगा 814 48/990। अब देखिए सर काट कूट के भी आंसर दे सकता है ना, तो ऐसी भी दे सकता है। ऐसी आंसर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि काट कूट हम लोग को करना पड़ेगा। तो काटेंगे अगर तो क्या होना चाहिए सर? तो 9 9 18 14 9 से कट रहा है ऊपर नीचे दोनों, 9 से ऊपर नीचे दोनों कट रहा है। 9 7 63, लेकिन 7 से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। सही व्यंजक किसको दर्शाता है? चलिए काटते हैं। 9 7 63 और 9 दूनी 18। 9 से काटेंगे अगर इसको हम तो 110 बार में, और कटेगा सर ये, और कटेगा 36 दूनी 72 और 55 दूनी 110। अब नहीं कटेगा। अब हम लोग देखेंगे कि एक आध गो में 36/55 आता है, तो सर एको में 36/55 नहीं आ रहा है। हमने गलती कहाँ किया है भाई? सब जगह तो सही है। 654 का सही व्यंजक कौन दर्शाता है? 9 से 9 7 63 9 दूनी 18, 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो नीचे 9 है। अच्छा, गलती हम लोग देखिए कहाँ किए हैं इसे।
गलती हम लोग यहाँ किए हैं। देखो भाई 654 तो ये ठीक है, 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 होगा, लेकिन सर यहाँ 2 गो पर रेकरिंग नहीं है तो नीचे में 2 गो 0 न होगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उसमें से घट जाता है, तो ये हो जाएगा 648 बटा इतना हो जाएगा सर। अब 9 से ऊपर भी कट रहा है, 9 से नीचे भी कट रहा है, तो 9 सते 63, 9 सते 63 और 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे इसको हम लोग तो 11 नामा 99, 1100, 4 से और कटेगा 18 चौ 72, 25 चौ 100, 26 चौ चौहत्तर से 27 चौ 78 से 78 से 520, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 18 बटा 275 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। जिस पर रेकरिंग रहता है उसका मान 9, तो 2 गो पर रेकरिंग था तो उसका मान 2 गो 9, और 2 गो पर रेकरिंग नहीं है तो उसका मान 2 गो 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन करना था। कहता है 32 और 69 के बीच में सभी अभाज्य संख्या का औसत बताइए। अब देखो बाबू ये ऐसा जगह दे दिया है और औसत निकालना है तो हमको टोटल अभाज्य संख्या खोजना पड़ेगा। तो 32 में 32 से 69 तक अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो 33 अभाज्य संख्या नहीं होता है, 34 नहीं होता है, 35 नहीं होता है, 36 नहीं होता है, 37 होता है, 37 होता है, फिर 38 नहीं होता है, 39 नहीं होता है, 40 नहीं होता है, 41 होता है, ठीक है, फिर 42 नहीं होता है, 43 होता है, 43 होता है क्योंकि 43 किसी से नहीं कटता है। अभाज्य संख्या कहते किसको है, जो एक से कटे और अपने आप से कटे। 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 होता है अभाज्य संख्या। फिर 48 नहीं होता है, 49 नहीं होता है, 50 नहीं होता है, 51 नहीं होता है, 52 नहीं होता है, 53 होता है अभाज्य संख्या, 53 किसी से नहीं कटता है। फिर 54 नहीं होता है, 55 नहीं होता है, 56 नहीं होता है, 57 नहीं होता है, 58 नहीं होता, 59 होता है अभाज्य संख्या। फिर 60 नहीं होता है, 61 होता है अभाज्य संख्या, 61 किसी से नहीं कटता है। फिर 62 नहीं होता है, 63 नहीं होता है, 64 भी नहीं होता है, 65 भी नहीं होता है, 66 भी नहीं होता है, 67 होता है सर अभाज्य संख्या, क्योंकि 67 किसी से नहीं कटता है। फिर 68 69 नहीं होता है। कहता है इसका औसत बताइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या तो 8 से भागा देंगे, जोड़ेंगे तो 6 1 7, सॉरी 7 1 8, 8 9 17, 17 3 20, 20 और 27, 27 और 3 30, 30 और 1 31, 31 और 7 38 के 8 हाथ में 3, 6 6 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34, 34 और 3 37, 37 और 3, 37 और 3 बचा था, 37 और 3 कितना 40। अब इसमें 8 से भागा देंगे, 8 बचे 40 और 8 एकम 8, यानी कि औसत कितना हो जाएगा भाई 51 आपका सही जवाब होगा जो आप लोग देख रहे होंगे। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। कहता है दो संख्या का योग a है, गुणनफल b है, तो उसका व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो हमने दो संख्या बड़ा प्यार से हमने दो संख्या मान लिया कि वो x होगा एगो y होगा, इसका व्युत्क्रमों का योग a है, तो मानी 1/x प्लस 1/y बराबर कितना होगा x। इसको अगर हम हल करेंगे सर तो x प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर कितना a, ठीक है। a दिया हुआ है, इसका a दिया हुआ है, इसका मान योग का मान दिया हुआ है कितना a, और गुणनफल का मान कितना दिया हुआ है b, ठीक है। दो संख्या का योग a है, इसको हटाइए, दो संख्या का योग a है, गुणनफल b है, तो हमने दो संख्या मान लिया x और y, ठीक है। इसका व्युत्क्रमों का योग a है, इसको व्युत्क्रम कर दिए हैं हम लोग, और व्युत्क्रम करके इसको हल किए हैं, ठीक है। इसको हल अगर कर दिए हैं हम तो दो संख्या का योग a है, योग कितना है a है, तो योग के स्थान पर a रखा, गुणनफल कितना है b है, गुणनफल के स्थान पर b रखा, यानी कि हमारा आंसर कौन होगा a/b। कहाँ दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है रिया और अभय के वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। एक रिया नाम की लड़की है और एक अभय नाम का लड़का है, इसके वर्तमान आयु का योग कितना है 48 वर्ष है। रिया और अभय के आयु का योग 48 वर्ष है। वर्तमान में अभय, रिया है ने, रिया अभय का योग, वर्तमान में अभय श्वेता से 4 वर्ष बड़ा है, अभय जो है से श्वेता से 4 साल बड़ा है। आगे कहता है रिया और श्वेता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। रिया और श्वेता की आयु का रेशियो है 4:7, ये 4 है तो ये कितना है 7 है, तो थोड़ा सा हम x लगा देते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा सर, अभय के आयु हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कहिएगा कैसे सर। तो सवाल में बोला गया है कि वर्तमान में अभय श्वेता से 4 वर्ष बड़ा है और श्वेता का आयु 7x है, तो अभय की आयु हो जाएगा 7x + 4। अब सवाल में बोला है रिया और अभय की आयु 48 वर्ष है, तो रिया की आयु 4x है और अभय की आयु 7x + 4 है, और इसका योग कितना है 48। तो 4 को उधर ले आके घटा देंगे तो 11x = 44 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4।
तो हमसे सवाल में बोला गया है कि 2 साल पूर्व अभय की आयु ज्ञात कीजिए। तो अभय की आयु निकालना है तो x के मान को यहाँ रखना पड़ेगा। तो x के मान 4 रखेंगे तो 7 × 28, 28 और 4 कितना 32। लेकिन ये तो वर्तमान आ गया है, लेकिन हमसे पूछा है कि 2 वर्ष पूर्व बताइए। तो वर्तमान में कोई आदमी अगर 32 साल का है तो 2 साल पहले वो आदमी कैसे साल का होगा, 30 साल का। थोड़ा सा घुमाया था, फिर भी क्वेश्चन ठीक ठाक था। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रमशः ए और बी किसी काम को क्रमशः 40 और 45 दिन में करते हैं। ए और बी 2 बंदा है, वो किसी काम को 40 दिन में करता है और ये किसी काम को 45 दिन में करता है। तो सर सबसे पहले टोटल वर्क क्या होगा भाई, तो 40 और 45 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सर 9 × 5 = 45 होता है, और हमें 8 से गुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो 8 × 5 = 40, 9 × 4 = 36, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 360। तो एक क्षमता 9 हो जाएगा और एक क्षमता 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए सवाल को। कहता है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया। दोनों आदमी ने मिलकर के साथ में काम शुरू किया है, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया है। फिर कहता है शेष काम को बी ने 23 दिन में पूरा किया। जरा गौर कीजिएगा सर, यहाँ पे बी ने 23 दिन में शेष काम को किया है। भैया बी ने 23 दिन काम किया है, बी की क्षमता कितना है 8, 8 × 24 के 4 हाथ में 2, 8 दूनी 16 और 2 18, माने 184 काम किया है बी ने। तो बाकी जो काम बचा होगा उसको ए और बी ने दोनों मिल करके किया होगा। ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, 15 में से 8 गया 7, 176, और दोनों मिल करके क्षमता कितना है भाई 17, 9 8 17। नहीं, कहाँ दिक्कत है भाई। ए और बी ने काम को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। दोनों आदमी ने साथ में मिलकर के काम शुरू किया था, कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष काम को पूरा किया है। तो सर 23 दिन के 8 × 24 के 4 हाथ में 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, मैंने शेष काम बी ने कितना किया 184। तो 10 में से 4 गया 6, 15 में से 8 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, बच गया काम 176। तो 176 जो काम बचा उसको दोनों मिलिए कि नहीं किया होगा। तो ए ने कितना समय बाद काम छोड़ा था, तो दोनों मिल करके 17। 17 से अगर हम भागा देते हैं तो 17 दहाइए 170 होता है। लमसम 10 दिन आ रहा है और 10 दिन आंसर कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग से गलत हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये 45 दिन है और ये 40 दिन है, हम लोग उल्टा लिख दिए है इसको, समझ गए, मेहनत बेकार हो गई। ए किसी काम को 45 दिन में करता है, चलिए नहीं दिख रहा होगा पूरा, अरे यार पूरा नहीं दिख रहा होगा तो पूरा दिखने के लिए हम कोई दूसरा कलर का यूज करते हैं। ए ने काम को 45 दिन में करता है और बी ने काम को कई दिन में करता है 40 दिन में करता है। तो सर टोटल वर्क तो 360 होगा, 360 होगा तो एक क्षमता 8 होगा, एक क्षमता 9 होगा। कहता है दोनों मिलके काम शुरू किया और कुछ दिन के बाद ए छोड़ दिया, माने कुछ दिन तक दोनों आदमी ने काम किया था। शेष काम को बी ने 23 दिन में किया है, तो 23 दिन में किया है शेष काम को, तो बी की क्षमता 9 है, माने 207 काम कर दिया है। अब 207 काम कर दिया है तो बचा कितना भैया, तो 10 में से 7 गया 3, 5 5 और 3 में से 2 गया 153। अब 153 काम जो बचा हुआ है सर वो दोनों मिल करके किया होगा ए और बी, क्योंकि दोनों आदमी ने काम को शुरू किया था और दोनों मिल करके क्षमता 17 है। तो 17 नमा 53 से, माने कि ए ने काम कई दिन किया था 9 दिन, और 9 दिन काम करने के बाद ए ने छोड़ करके भाग गया था। लेकिन अगर ये सवाल में आपसे पूछा जाता कि दोनों आदमी ने मिलकर कई दिन काम किया, तो दोनों आदमी ने भी मिलकर काम कई दिन किया है 9 दिन, और हमें ए ने काम कई दिन किया तो 9वें दिन काम किया है। तो दोनों कभी पूछता तो आंसर 9वें दिन होता, और ए के बारे में भी पूछेगा तो आंसर 9 दिन ही होगा। कहता है एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया जाए तो प्लस 25 हो गया, इसकी चौड़ाई को भी 20% घटा दिया जाए तो माइनस 20 हो गया। आप लोग जानते हैं परसेंटेज में एक सक्सेसिव परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। इस सवाल को हम लोग रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन डाटा जब टफ रहता तब रेशियो लगाते हैं। यहाँ तो डाटा बिल्कुल आसान है, प्लस माइनस माइनस 25 गुना 20 बटा 100। ठीक है, ये कटेगा सर 20 × 5 = 100 और 5 × 5 = 25। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस 25 और ये हो जाएगा माइनस 25, और प्लस 25 में से माइनस 25 जाएगा तो 0 आएगा। 0 का मतलब होता है कोई परिवर्तन नहीं होगा।
अगला कहता है सर दो संख्या का लसा मसा इतना है, एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो आप लोग को पता है फॉर्मूला, पिछला वीडियो में मैंने सिखाया था कि दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा बटे पहली संख्या, होता है कि नहीं होता है। चलिए सर, तो लसा भी दिया हुआ 4104, मसा भी दिया हुआ है 9 और पहली संख्या दिया हुआ है 171। तो 19 नमा एक खतरू से 19 दूनी 38, दो बार में लग रहा है। 19 दूनी 38, 3 जीरो, 19 एकम 19, 21, दो ऑप्शन टकरा रहा है, तीन ऑप्शन टकरा रहा है। 19 दूनी 38, 3 जीरो, 19 एकम 19, 19 11, 19 छक 14 से, यानी आंसर कितना होगा सर 216 हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर 216 आएगा। अगला क्वेश्चन आइए, कहता है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 49 50 का योग क्या होता है। आप लोग को पता है कि n लगातार प्राकृतिक संख्या के योग बराबर, n लगातार प्राकृतिक संख्या के योग बराबर, n लगातार प्राकृतिक संख्या के योग बराबर होता है n × n + 1/2, जहां n बराबर लास्ट संख्या, n बराबर कौन संख्या, लास्ट संख्या होता है। तो आप लोग बताइए सर कि लास्ट संख्या कौन है। 50, यहाँ रखेंगे 50 गुना 51/2, ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25 गुना 51, तो 25 एकम 25 के 5 हाथ में 2, 25 25 50 125 और 2 127, यानी कि आंसर कितना होगा सर 1275, जो आप लोग को दिख रहा है कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में। मजा लेके पढ़ते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, ज्यादा दिस दैट करने की जरूरी नहीं है। यही 20 सवाल बताने में आपको कोई ना कोई महानुभावक लोग 1 घंटे का समय लेंगे, लेकिन हमने जब से वीडियो स्टार्ट करता है, जब से क्लास शुरू करता हूं, तब से कोई बकवास नहीं और चुपचाप मैंने अपने मुद्दा पे ध्यान देता हूं। कहता है 576 रुपया मूलधन है। मूलधन कितना है 576 रुपया, ठीक है, मूलधन 576 रुपया है। आगे कहता है सर कि समय 2 वर्ष है, समय कई साल है 2 साल है, और हो जाता है 625 हो जाता है, मैंने मिश्रधन दिया हुआ है, तो हमें दर निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में दर निकालने का तरीका है कि अगर 2 साल रहेगा तो वर्गमूल निकालेंगे और 3 साल रहेगा तो घनमूल निकालेंगे। तो ये 24 का वर्गमूल होता है, ये 25 का वर्गमूल होता है, ठीक है। कितना वृद्धि हुआ है 1, वृद्धि किसको, कम वाला को, परसेंटेज के लिए 100, 25 चौके 100 और 6 चौके 24, तो भागा देंगे तो 4.1/6% होगा, जो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है भाई, ए में। अगर आप चाहें तो इसको आप फार्मूला से भी बना सकते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में एक हम लोग को फार्मूला है a बराबर p × 1 + r/100 के पावर t। a का मान 625 दिया हुआ है, p का मान 576 दिया हुआ है, r नहीं दिया हुआ है क्योंकि r मुझे निकालना है, और समय कई साल दिया हुआ है 2 साल। इसको भी अगर आप हल कीजिएगा तो हल करने के बाद लास्ट में यही आएगा। आप लोग घर पे बैठ करके ईमानदारी से प्रेम पूर्वक इसको हल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट सवाल है, जिसको ध्यान से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। कहता है 30 आदमी 10 घंटे काम करके 50 पेड़ काटते हैं। हम लोग का एक फॉर्मूला है MDH/Q बराबर M1 D1 H1/Q1। जब अब जहां M बराबर होता है मैन या मशीन, MACHINE, अगर गलत होगा तो माफ कीजिएगा। D बराबर होता है दिन, DAY, H बराबर होता है घंटा, HOURS, और Q बराबर होता है क्वांटिटी, QUANTITY, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा, ठीक है। तो सर मैन रहेगा, मशीन रहेगा, दिन रहेगा, घंटा रहेगा, तो सब कहाँ लिखाएगा, ऊपर, लेकिन क्वांटिटी कहाँ लिखाएगा, नीचे। तो कहता है 30 आदमी 10 घंटे काम करके 50 पेड़ काटते हैं, तो 50 पेड़ कहाँ रहेगा, नीचे, क्योंकि 50 क्वांटिटी है। 10 आदमी यह काम छोड़ दे, तो 10 आदमी छोड़ देगा काम, तो 20 आदमी काम करेगा। 15 घंटे में कितना पेड़ काटेंगे, तो हमने मान लिया कि 1 पेड़ काटेंगे। अब देखो भाई 15 दूना 30 और ये 20 से 20 कट रहा है, तो 1 बराबर आंसर कितना होगा 50, यानी कि कितने पेड़ कटेगा, 50 पेड़ कटेगा। तो उम्मीद है सर कि आज की क्लास की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मैंने टोटल क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश किया है, ठीक है। जितना भी सवाल है वो पूरा मैंने आज के क्लास में करवाया है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा। इसलिए अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को बहुत कम लोग देखते हैं, अगर इस प्रकार से व्यूअर रहा तो मैं पढ़ाने के लिए छोड़ दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर आप पढ़ाते रहिए, आप पढ़ाते हैं तो हम लोग को फ़ायदा होता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा कीजिए।
लोगों तक पहुंचाइए। जितने भी आपके गांव घर के ग्रुप है, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, सभी ग्रुपों में आप भेजने की कोशिश कीजिए। आप अपना स्टेटस लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, क्योंकि सर जिस प्रकार से व्यूअर रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखता है तो हम लोग को मनोबल थोड़ा बढ़ता है। आप लोग देखबे नहीं कीजिएगा तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, फिर मनोबल टूट जाता है। लाइक किया कीजिए, लाइक करने से मुझे ताकत मिलती है, मुझे ये फ़ायदा होता है, मुझे ये पता चलता है, ये फील होता है कि बच्चों को अच्छा लग रहा है तभी लाइक कर रहे हैं। कमेंट भर भर के किया कीजिए, एकदम लिखने में क्या जाता है, पैसा थोड़ी लगता है। और अगर नए लोग इस वीडियो को देखते हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आपके जीवन को बदल सकता है और मेरे भी जीवन को बदल सकता है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसका PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है रेडिएंट, RADIANT, मीनिंग सही सही लिखिएगा, रेडिएंट कॉम्पिटिटिव, COMPETITIVE, कॉम्पिटिटिव मैथ। ठीक है, इस पर इसका PDF चला जाएगा, जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ वो सारा PDF इसके साथ चला जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। आप इसे बाद में भी देख सकते हैं। सॉल्यूशन किया हुआ जितना भी ये वीडियो आप PDF देख रहे हैं, सब जितना भी आप देख रहे हैं वो सब आपके चैनल पे चला जाएगा, समझ गए। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कीजिए। उसमें मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कीजिए। फेसबुक ग्रुप है, उसको भी आप फॉलो कीजिए। पूरे इंस्टाग्राम है, उसको भी आप फॉलो कीजिए। सारी चीज़ को फॉलो कीजिए ताकि मेरा ताकत मिले, मेरा मनोबल बढ़े। तो सर ये नया बैच का इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को शुरू में दे चुका था। जो 7 तारीख से मैथ और रीजनिंग का दोनों बैच स्टार्ट होने जा रहा है। मैथ का बैच सुबह 6 से 7 है और रीजनिंग का बैच 7 से 8 है। जो बच्चे दूर दराज से आते हैं उनको अगर इस बैच में आने में दिक्कत होती है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर ये बैच जितना जल्दी फुल होगा उसके बाद तुरंत एक बैच मैं स्टार्ट करूंगा मैथ और रीजनिंग दोनों का 8 से 9। ये बैच सारे के सारे ऑफलाइन है और ऑफलाइन मेरा एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, जगजीवन कॉलेज मानपुर गया। तो चलिए सर, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।